हेलो गाइस। तो क्लास 10th साइंस का जो चैप्टर हमारा चल रहा है वो है लाइफ प्रोसेस। इसमें न्यूट्रिशन हमने पढ़ लिया है और छोटी मोटी बेसिक चीज जो भी इसमें इंट्रोडक्टरी कह सकते हैं हम, वो हमने डील कर ली है। और फिर हमने अलग से न्यूट्रिशन पढ़ना शुरू करा जो कि अमीबा में हमने पढ़ लिया, दैट इज सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। अब हमें पढ़ना है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमारे पास एग्जांपल है ह्यूमन का। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। शायद यहाँ पे 10th लेवल से थोड़ा सा ऊपर में उठ जाऊं, बट आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो हेडिंग डाल दी बेटा, डाइजेशन इन ह्यूमन। चलिए ध्यान से समझिएगा। सपोज हम यहां पर एक डायग्राम बनाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का। ठीक है, ये है आपके पास कोई भी ह्यूमन है। ठीक है, इनको मैं चचा कहता हूं। तो ये चचा जो हैं ये हमारे काफी काम आने वाले हैं। ठीक है, अगर हम देखें इस पोर्शन को हम बोलते हैं माउथ, है ना। और अगर मैं यहां से इसको दो पार्ट में बांटूं, आपने देखा होगा मुंह के ऊपर वाला पार्ट जो होता है और फिर नाक वाला पार्ट होता है। तो ये नाक वाला पार्ट तो हम कह सकते हैं इनको नॉस्ट्रिल्स है, और यहां पे नेजल हेयर्स होते हैं, याद होगा आपको। याद क्या, ये तो आप खुद ही देख लेना। ठीक है, और इसके ऊपर वाला पार्ट कहलाता है नेजोफेरिंग्स। और ये मुंह वाला पार्ट है, इसको हम बोलते हैं ओरोफेरिंग्स। स्पेलिंग्स एक बार अपने लेवल पर चेक कर लेना। और ये दोनों फेरिंग्स बीच में मिलती है यहां पर, ये हमारे पास बनता है फेरिंग। दोनों पाथ क्रॉस हो जाते हैं। अगर हम माउथ की बात करें तो माउथ में हमारे पास अलग से, ठीक है, अब मैं देखो इसी डायग्राम में बहुत सारी चीजें बतानी है। यहां पर हमारे पास होती हैं सेलाइवरी ग्लैंड्स। ये देखिए जो हमारे मुंह में दांतों के बीच में खुलती है, इसको हम बोलते हैं सेलाइवरी ग्लैंड्स। अब आपको पता ही है आपके मुंह में जो सेलाइवा होता है ये वो सीक्रेट करती है। क्या सीक्रेट करती है? सेलाइवा। अब सेलाइवा का क्या फंक्शन है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यहां बनता है। तो सेलाइवा का सबसे पहला पार्ट ये है कि ये इसमें क्या क्या होता है, पहले हमें ये पता होना चाहिए। इसमें एक होता है एमाइलेज एंजाइम होता है, सेलाइवा में होता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया है सेलाइवरी एमाइलेज। ये क्या करता है? ये स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। स्टार्च क्या होता है, याद कीजिए, जब एक्सेस ग्लूकोज जो होता है हमारे फूड जो प्लांट बनाता है, तो प्लांट के अंदर किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है? स्टार्च की फॉर्म में। वही आप खाते हो, आलू खा रहे हो या कोई फल खा रहे हो तो स्टार्च की फॉर्म में ही तो है। तो सबसे पहले हमारे पास जाता है। गेहूं में भी क्या है? स्टार्च है। चने में स्टार्च है। तो ये स्टार्च होता है। ये स्टार्च आप क्या करते हो? पका लेते हो और फिर आप खाते हो। तो ये जनरली कुक्ड स्टार्च का ही डाइजेशन करता है। यहां कर सकते हो आप डाइजेस्ट कुक्ड स्टार्च। ठीक है, और क्या होता है इसमें? एक एंजाइम और होता है लाइसोजाइम। ठीक है, लाइसोजाइम क्या करता है? ये बैक्टीरिया को किल करता है। ठीक है, और क्या होता है? म्यूकस होता है। म्यूकस क्या करता है? म्यूकस एक तरह से हमारे मुंह को, जीभ को, दांतों को क्लीन रखता है। और डाइजेशन की अगर हम बात करें तो कह सकते हो इट कीप्स क्लीन माउथ एंड टीथ। एक तो ये है, बट डाइजेशन में इसका क्या फंक्शन है? ठीक है, डाइजेशन में इसका फंक्शन क्या है कि ये लुब्रिकेट करता है फूड को। सपोज कीजिए आपके मुंह में सलाइवा नहीं है, आप चीजों को निगल नहीं पाओगे इतनी आसानी से। निगल नहीं पाओगे तो आगे नहीं जाएगा। तो ये हेल्प करता है उसको निगलने में, और चबाने में भी इसको इजी रहता है। तो कह सकते हैं इट लुब्रिकेट, इसका मेन फंक्शन ये है, लुब्रिकेट द फूड एंड मेक इट इजी टू च्यू और स्वेलो। चबाने और निगलने में ये आपको हेल्प करता है। तो ये काम हो गया हमारे पास तीनों का। तो सलाइवा का फंक्शन आएगा तो आपको ये लिखना पड़ेगा।
ठीक है, लिख लीजिए इसको ध्यान से। ठीक है, और मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। तो ये हो गया हमारे पास सलाइवा। तो सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा देती है और यहां पर आ जाता है। ठीक है, अब यहां पर आपने देखा होगा, मुंह खोलोगे तो ये चीज पीछे की तरफ हमारे पास लटकती रहती है। इसको बोलते हैं डीलम पैलाटाई, ताल प्लक, ताल घंटी का, हिंदी में कौवा भी बोलते हैं बचपन में। ठीक है, तो वो सब चीजें हैं। और यहां पर अगर आप आएंगे तो यहां पर आपके पास दो डक्ट मिलती हैं। ठीक है, क्योंकि हम डाइजेशन की बात कर रहे हैं इसलिए हम आगे वाली डक्ट की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ पीछे वाली डक्ट की बात करेंगे, है ना। तो ये इस डक्ट को हम बोलते हैं ओइसोफेगस। अभी तक किसका डाइजेशन हुआ है? सलाइवा ने स्टार्च का डाइजेशन करा है। ठीक है, ओइसोफेगस। अब ओइसोफेगस में क्या होता है? ये आगे वाला क्या है? आगे वाला ट्रेकिया है, जिसको आप विंड पाइप भी कहते हैं, जो आगे जाकर के लंग्स में कंटिन्यू करेगा, तो उसको हम यहां नहीं बनाएंगे। ओइसोफेगस, ओइसोफेगस में किसका डाइजेशन होता है? नो डाइजेशन, किसी भी चीज का डाइजेशन नहीं होता। ये एक पाइप है जो फूड को नीचे की तरफ ले जाता है। बट कैसे जाएगा फूड नीचे की तरफ? ये बार बार आपके पास पेरिस्टाल्टिक इस तरह से रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करता है। इससे क्या होता है? फूड नीचे की तरफ आ जाता है। आप इसको प्रैक्टिकली अगर समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि ये फूड है आपका और ये ओइसोफेगस है, तो ये ऐसे 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 होती रहती है। ऐसे ऐसे होगी तो फूड ऐसे जाएगा और ऐसे करके इसमें नीचे की तरफ ग्रेविटी से और आ जाएगा। नीचे क्या है? स्टमक है। ठीक है, तो ये इस तरह से फूड आगे की तरफ बढ़ता है। तो कह सकते हैं यहां पर क्या होता है? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। इसको हम क्या बोलते हैं? पैरास्टैटिक मूवमेंट। तो पैरास्टैटिक मूवमेंट होता है और ये पैरास्टैटिक मूवमेंट पूरी एलिमेंट्री कैनाल में ही होता है ताकि फूड को आगे की तरफ ले जाया जाए। ठीक है, अब ये क्या होता है? ये आगे की तरफ बढ़ता है, बॉडी में थोड़ा सा नीचे जाता है और यहां पर इस तरह से ये, ठीक है, तो जैसे तैसे ये बन गया। ये है हमारे पास स्टमक। अब ये स्टमक का क्या काम होता है बेटा? यहां पे भी एक हमारे पास इंस्फिंक्टर होती है जिसको हम बोलते हैं कार्डियक इंस्फिंक्टर। नाम पूरा नहीं लिखूंगा क्योंकि पूरा सिलेबस में होगा भी नहीं, चलो लिख देते हैं कार्डियक इंस्फिंक्टर। ये क्या करती है बेटा? क्या होता है? आप फूड खाते हैं तो वो नीचे की तरफ आता है। मैंने फूड खाया, नीचे आ गया। अब अगर मेरे को कोई उल्टा कर दे, आपको टांगे पकड़ कर उठा दे, तो फूड बाहर थोड़ा निकल जाता है। क्यों? क्योंकि इंस्फिंक्टर यहां से इस फूड का अपोजिट फ्लो को रोकती है। तो क्या करती है? स्टॉप्स अपोजिट फ्लो ऑफ फूड। ठीक है, और जब वॉमिटिंग आती है तभी ये खुलती है, अदरवाइज ये नहीं खुल सकती है। चलिए, स्टमक। स्टमक पे क्या होता है बेटा? यहां पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। गैस्ट्रिक का मतलब ही स्टमक होता है, इस तरह से। ठीक है, तो ये होती है हमारे पास गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। सीक्रेट करती है गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, अब ये गैस्ट्रिक जूस क्या होता है? ठीक है, अब नीचे लिखूंगा तो शायद आपको दिखेगा नहीं, तो मैं ऊपर वाले को मिटा करके ही आगे बढ़ता हूं। ये सब लिखते रहना, एक ही डायग्राम में चलने देना। तो स्टमक जो होता है इसमें क्या होती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करती है? गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करती है। अब ये जो गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करती हैं, ये गैस्ट्रिक जूस यहां आ जाता है। ठीक है, तो इसको जूस ऑफ एपेटाइट भी बोलते हैं, भूख का रस। ये निकलता है बॉडी में, जैसे स्टमक में सीक्रेट होता है आपको भूख लगने लग जाती है। तो गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है? एक तो इसमें होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक होता है पेप्सिन और म्यूकस। ठीक है, म्यूकस नहीं होती, पेप्सिन, और इसमें होता है गैस्ट्रिक एमाइलेज। ठीक है, ओके। अब क्या होता है बेटा? गैस्ट्रिक जूस जो होता है उससे एक एंजाइम निकलता है पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है समझना? डाइजेस्ट
प्रोटीन इन एसिडिक मीडियम, ये इसका काम है। बट यहां पर फूड का मीडियम एसिडिक हो ना हो ये कोई जरूरी नहीं है, इसके लिए HCl सीक्रेट करा जाता है। HCl क्या करता है, यहां के मीडियम को एसिडिक बना करके रखता है। तो हम लिख देंगे प्रोवाइड एसिडिक मीडियम टू फूड। एक तो इसका ये काम हो गया। ओके, अब दूसरा क्या होगा कि अगर हम प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम यानी कि पेप्सिन को पेप्सिन की फॉर्म में सीक्रेट कर दे तो पूरे स्टमक को भी डाइजेस्ट कर सकता है। पहली बात ये समझिए, क्योंकि हमारे पास अंदर के ऑर्गन किसके बने हुए, प्रोटीन के। जो लोग कार्निवोरस है वो मीट मछली खाते हैं, तो हम कहते हैं, वो कहते हैं हमें प्रोटीन मिलता है। क्यों? क्योंकि उसमें वो उसके ऑर्गन्स को कुक करके खाते हैं और वो क्या किस चीज से बने होते हैं, प्रोटीन से। तो हो सकता है पूरा स्टमक ही डाइजेस्ट हो जाए। इसीलिए कभी भी प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम अपनी एक्टिव फॉर्म में सीक्रेट नहीं करे जाते, ये इस तरह से सीक्रेट करे जाते हैं कि इनकी ये इनएक्टिव फॉर्म होती है। जैसे पेप्सिन की एक फॉर्म होती है पेप्सिनोजन, ये इसकी इनएक्टिव फॉर्म है, ये कुछ नहीं कर सकता, हार्मफुल है, तो ये सीक्रेट कर देता है। जैसे सीक्रेट कर देता है HCl के संपर्क में आकर के ये किसमें चेंज हो जाता है, पेप्सिन में, और अब ये प्रोटीन का डाइजेस्ट कर सकता है। यानी कि HCl का एक काम और हो गया कि प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम को एक्टिवेट करता है। तो यहां पर दूसरा फंक्शन हम लिखते हैं, इट एक्टिवेट्स प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ओके, और तीसरा फंक्शन HCl का है, इट किल्स बैक्टीरिया। बैक्टीरिया तो पूरी एलिमेंट्री कैनाल में मारने आपको। ओके, अब एक बात हमें समझ में आ गई कि पेप्सिन की हेल्प के लिए HCl है। HCl ही उसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है और HCl ही उसको एक्टिवेट करता है। बट अभी भी दिक्कत बाकी है कि ये अगर HCl है तो आपका स्टमक का पीएच लगभग 2 से 3 तक हो जाता है। ठीक है, 3 के आसपास का पीएच स्टमक का होता है। इतना एसिडिक पीएच अगर हो गया तो आपके ऑर्गन को नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए यहां पर एक म्यूकस की लेयर होती है इस तरह से। तो ये क्या है, इसमें म्यूकस की लेयर है। स्पेलिंग्स देखते रहना अपने हिसाब से। अब म्यूकस लेयर क्या करती है, 2 चीजों से हमारे स्टमक को बचाती है, एक HCl और एक पेप्सिन। इट प्रोटेक्ट्स स्टमक फ्रॉम HCl एंड पेप्सिन। ठीक है, तो ये काम हमारे पास यहां पर हो जाता हो गया। और एक और बचा है हमारे पास, गैस्ट्रिक एमाइलेज। याद कीजिए, सेलाइवरी एमाइलेज हमें यहां मिला था, है ना। वो क्या करता था, स्टार्च को डाइजेस्ट करता था। बेटा सुनिए, अब ये नहीं होता कि सर आप एक बार स्टार्च डाइजेस्ट हो तो गई, बार बार क्यों करना, क्योंकि स्टार्च कई स्टेप्स में डाइजेस्ट होती है। बड़ा टुकड़ा है, उसको छोड़ करके छोटी यूनिट में तोड़ दिया, फिर उसको और छोटी यूनिट में तोड़ा और छोटी यूनिट में तोड़ा, तो ये कई स्टेप्स में होता है। तो ये भी हमारे पास यहां पर स्टार्च डाइजेशन का काम करता है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट की बात कर लो आप, ठीक है, डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च, ठीक है, डाइजेस्ट स्टार्च, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास यहां पर। और इवन यहां पे भी एक इंस्फिंक्टर होती है, पाइलोरिक इंस्फिंक्टर शायद इसको बोलते हैं। अगेन इस इंस्फिंक्टर का भी एक ही काम है कि ये भी फूड को, अगर ये एक बार यहां से यहां आ गया तो फूड को वापस नहीं जाने देगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारे पास स्टमक के अंदर का काम, लिख लीजिए इसको। और अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। फूड हमारा यहां तक आ चुका है, अभी तक हमने काफी हद तक डाइजेशन करा है। अब ये नीचे की तरफ आता है, तो इसको आप नीचे से बनाना, मैं बनाऊंगा ऊपर से। आइए, अब यहां पे देखिए, यहां पर हमारे पास लेफ्ट इस तरह से देखेंगे, लेफ्ट साइड, हार्ट लेफ्ट में है ना। यहां पर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं पैंक्रियास। पैंक्रियास एक तरह की मिक्स ग्लैंड है।
मतलब ये हार्मोन भी सीक्रेट करेगी और एंजाइम भी सीक्रेट करेगी। जो हार्मोन सीक्रेट होती है उसको हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, और जो एंजाइम सीक्रेट करती है उसको हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, और जो दोनों सीक्रेट करता है वो है पैंक्रियास, जिसको हम बोलते हैं मिक्स ब्लड। ठीक है, अब क्या होता है, यहीं पर हमारे पास होता है लीवर। तो लीवर से एक डक्ट निकलती है, सिस्टिक डक्ट, और वह ऐसे करके यहां पर आकर के खुल जाती है इसमें। इसको मैं यहां पे ओपनिंग दे देता हूं इस तरह से। यहीं पे हमारे पास होता है गॉल ब्लैडर, और गॉल ब्लैडर भी यहां पर आकर के खुलता है हमारे पास। ठीक है, यह है हमारे पास लीवर, यह है पैंक्रियास। शुरू करते हैं। पैंक्रियास में क्या होता है, पैंक्रियास सीक्रेट करता है पैंक्रियाटिक जूस। अब पैंक्रियाटिक जूस में क्या क्या होता है, एक इसमें होता है ट्रिप्सिन, एक होता है लाइपेज, पैंक्रियाटिक लाइपेज बोल सकते हो उसको, और एक वही एमाइलेज, पैंक्रियास में है इसलिए पैंक्रियाटिक एमाइलेज। ओके, अब ट्रिप्सिन क्या काम करता है, ट्रिप्सिन पेप्सिन का बड़ा भाई, ये भी क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेस्ट करता है, बट फर्क सिर्फ इतना है कि वो एसिडिक मीडियम में करता था और यहां पर हमें चाहिए अल्कलाइन मीडियम, तो यहां लिखेंगे डाइजेस्ट प्रोटीन इन अल्कलाइन मीडियम। अब देखो दिक्कत हो गई, यहां से जो फूड आ रहा है, ठीक है, इन स्फिंक्टर से होता हुआ जो फूड आ रहा है वो तो एसिडिक है, अब इसको अल्कलाइन मीडियम कैसे प्रोवाइड करोगे, इसलिए हमारे पास लीवर है। लीवर क्या करता है, बाइल जूस सीक्रेट करता है, और बाइल जूस में होते हैं बाइल सॉल्ट। बाइल सॉल्ट का एक फंक्शन यह है कि इट प्रोवाइड अल्कलाइन मीडियम, so that trypsin medium to food, so that trypsin can work। एक काम हो गया। ओके, अब दूसरा काम क्या है, लाइपेज। लाइपेज क्या करता है, फैट का डाइजेशन करता है। आप समझते हैं, अभी तक फैट आपका डाइजेस्ट नहीं हो पाया कहीं पर भी, न मुंह में हुआ न स्टमक में हुआ। इसकी खास वजह यह है कि लाइपेज होता है फैट, मतलब हम जो फैट खाते हैं, फैट का डाइजेशन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि फैट होता है पानी में घुलता नहीं है। अब पानी में घुलता नहीं है तो उसको कोई डाइजेस्ट कर नहीं पा रहा है, इसीलिए हमारे पास पैंक्रियाटिक लाइपेज है। पर पैंक्रियाटिक लाइपेज भी इस पर काम नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि फैट अभी तक घुला नहीं है। इसका काम हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है यहां पर बाइल का। बाइल सॉल्ट एक और काम करते हैं, ये क्या करते हैं बेटा, फैट का जो बड़ा टुकड़ा होता है ना, जो घुलता नहीं है, इसको छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ देता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्मॉलर ग्लोब्यूल्स। और ये काम कौन करता है, बाइल सॉल्ट, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। तो ये एक महत्वपूर्ण काम है कि फैट के लार्ज ग्लोब्यूल को इमल्सिफाइड कर देता है, यानी कि उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। ये काम बाइल का है। इसके अलावा बाइल एक काम और करता है, ये क्या करता है, एब्जॉर्ब्स फैट सॉल्युबल विटामिन। जो हमारे फूड में फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं उनको एब्जॉर्ब करता है। कौन कौन से विटामिन, ए, डी, ई और के, ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, इनको ये एब्जॉर्ब कर लेता है और हमारे को इसका भी फायदा मिलता है। तो ये काम हमारे पास बाइल का हो गया कि बाइल ने क्या करा, बड़े ग्लोब्यूल को छोटे छोटे ड्रॉप्स में तोड़ दिया, इमल्सिफाइड फैट आपको दे दी छोटी छोटी। अब ये पानी में थोड़ी सी इमल्सिफाइड हो जाएगी, घुल जाएगी, इमल्शन बना देगी, और लाइपेज अब इसको डाइजेस्ट कर देगा। तो हम लिखेंगे लाइपेज का काम क्या है, डाइजेस्ट इमल्सिफाइड फैट। ठीक है, तो ये काम इसने कर दिया। पैंक्रियाटिक एमाइलेज का वही काम है, डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट। ठीक है,
तो हर जगह पर सबके काम यही है। तो ये क्या करता है, डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च। तो यहां पर एक काम हो गया, पैंक्रियाज ने, सोचो पैंक्रियाज ने पैंक्रियाटिक जूस यहां से भेजा और यहां से हमारे पास लीवर का जूस आकर के यहां पर मिल गया कि सर ये क्या करता है, ये क्या है, ये है गॉल ब्लैडर। कि ये क्या करता है, ये जो बाइल निकलता है ना बेटा, बाइल को थोड़ी देर तक ये स्टोर करके रखता है, स्टोर कर लेता है, जिससे बाइल गाढ़ा हो जाता है, ज्यादा अच्छा हो जाता है और फिर वो वापस बाइल डक्ट में डाल दिया जाता है। इसीलिए अगर पथरी वथरी हो जाती है अगर गॉल ब्लैडर में तो इसको निकाल देता है। अब इसको निकालने से क्या होता है कि आपका जो बाइल है वो यहां नहीं आकर के डायरेक्ट आता है, डायरेक्ट आएगा तो बाइल उतना ज्यादा एफिशिएंट वर्क नहीं करता। इसीलिए जिनका गॉल ब्लैडर निकाल दिया जाता है उनको कहते हैं कि ज्यादा तेल मसाले वाली चीजें नहीं खानी। तेल वाली क्यों नहीं, क्योंकि फैट है। बाइल जूस फैट को इमल्सिफाइड करता है, उतना एक्टिव नहीं है, उतना अच्छा इमल्सिफिकेशन नहीं कर पा रहा है, इसलिए डाइजेशन में थोड़ी सी मुश्किल आ जाती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा फूड यहां से चला और यहां आ गया। अब आगे बात करते हैं। अच्छा एक चीज और समझ लीजिए, ये जो था ना इसको हम बोलते हैं डियोडेनम। ठीक है, ओके ओके। अब ये फूड हमारा आगे की तरफ बढ़ गया। ठीक है, और मैं इसको बना देता हूं थोड़ा सा ऊपर बना करके। ठीक है, बोर्ड छोटा है ना इसलिए बार बार मुझे ऐसा करना पड़ेगा। ये देखिए, चलिए समझिए क्या है। इसको हम बोलते हैं ड्यूडेनम, इसको हम बोलते हैं जेजुनम, और ये जो पार्ट है लास्ट वाला पार्ट इसको हम बोलते हैं इलियम, और इलियम की स्पेलिंग होती है ई से। कि सर ये क्या पढ़ा रहे हो बेटा, यही वो चीज है जिसको आप स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हो। ठीक है, और यहीं पर आपके पास इंटेस्टाइनल जूस निकलता है। तो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। आप स्मॉल इंटेस्टाइन याद कर लीजिए, ये बहुत लंबी होती है और इसको ऐसे करके मोड़ मार करके भगवान ने पेट में फिक्स कर रखा है, बहुत बड़ी होती है, हमारी लंबाई से भी लंबी होती है। ठीक है, इसको हम आते भी बोलते हैं। आइए, इलियम यानी कि लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब बेटा जैसे जैसे फूड यहां से निकलता है तो इसमें हमारे पास इंटेस्टाइनल जूस होता है। कौन सा जूस होता है, इंटेस्टाइनल जूस। ये आपके पास कंप्लीट डाइजेशन करता है कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, फैट का। ठीक है, तो एंजाइम्स इन इट डाइजेस्ट प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट कंप्लीटली। यानी कि यहां तक आते आते आपका फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट हो चुका है। यही एकमात्र जगह है जहां पर तीनों का पूरी तरह से आपके पास डाइजेशन हो गया है। अब जब यहां आता है तो बेटा यहां पर क्या होता है, इलियम में यहां पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं इस तरह से। इसको हम बोलते हैं विली। विली भी होती है और माइक्रो विली भी होती है, दोनों होती हैं, बट आपके इंसाइड में विली दे रखी है तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं विली। विली क्या करती हैं, ये अब आपका फूड तो डाइजेस्ट हो गया। डाइजेशन का मतलब आपके पास फैट चेंज हो गया है फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में, ये काम इंटेस्टाइनल जूस ने कर लिया है। प्रोटीन अमाइनो एसिड में चेंज हो चुका है और कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च ग्लूकोज में चेंज हो चुका है। कंप्लीट डाइजेशन हो चुका है। अब इनका क्या करना है, अब इनको यहां से निकाल करके सेल के अंदर पहुंचाना है। ठीक है, अब इस सेल के अंदर कैसे जाएगा, ब्लड के थ्रू, बोलो,
लिम्फ लिम्फ लेके जाता है, वैसे लिम्फ लेके जाता है फिर आगे तक ले जाता है। ठीक है, अब इनको कौन कौन लेके जाएगा ब्लड तक, तो वो हमें यहां पर आगे पढ़ना है। तो यहां पर क्या होता है कि विली जो होती है ये क्या करती है, एब्जॉर्ब्स या यूं कहो कि इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, यानी कि एब्जॉर्ब्स डाइजेस्टेड फूड। ठीक है, ये काम विली यहां से कर देती है, यहां से फूड को एब्जॉर्ब करती है, फिर एब्जॉर्ब करके इन्हीं विली से एसोसिएटेड होती हैं ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स में भी डाल देती है, पहले लिम्फ में जाएगा फिर ब्लड वेसल्स में जाएगा, फिर वो ब्लड उसको कहां तक ले जाएगा, सेल में, और सेल के अंदर ही ग्लूकोज चला जाता है। फिर आप जो ऑक्सीजन लेते हो वो जाता है सेल के अंदर घूमता घामता, और सेल इसको यहां से ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, हम बाद में पढ़ेंगे, पर अभी क्या हो गया कि फूड हमारे पास यहां पर आ गया। अब यहां पर डाइजेस्टेड फूड तो आपने एब्जॉर्ब कर लिया, अब अनडाइजेस्टेड मटेरियल यहां आ गया। ये आपके पास यहां से जो शुरू होती है बेटा, ये वाली, इसको हम बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई से ज्यादा होती है, ध्यान रखना। और यहां पे भी विलीज होती हैं, पूरे में विलीज होती हैं, और ये विली क्या क्या करते हैं, इसको हम कोलोन बोलते हैं ना, कोलोन, इसको हम बोलते हैं ऊपर वाली कोलोन, ऊपर की तरफ जाती हुई एसेंडिंग कोलोन, इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलोन, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग कोलोन। फिर तो ये कोलोन में क्या होता है, ये एक्चुअली लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, एब्जॉर्ब्स वाटर। विली इसमें लगी हुई है, हर जगह पर वाटर को एब्जॉर्ब कर करके आगे भेज दिया जाता है। यहीं पे हमारे पास एक बैक्टीरिया भी होता है, ई कोलाई, जो विटामिन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। बैक्टीरिया हमारे अंदर रहता है, खैर उसको छोड़ो। तो यहां से फूड निकल करके आगे गया आगे गया आगे गया आगे गया आगे गया। अब यहां पर आकर के इसको हम बोलते हैं रेक्टम। रेक्टम में जो फूड आता है यहां पर स्टोर हो जाता है, फूड मतलब अनडाइजेस्टेड फूड, और यहां से एनस के थ्रू इसको बॉडी के बाहर निकाल दिया जाता है। इवन यहां पे भी स्फिंक्टर होती है, ऐसा नहीं कि फूड आया नहीं कि निकल गया, नहीं, ये स्फिंक्टर जो होती है यहां पर, ये फूड को इतनी जो आपका अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है उसको बॉडी के बाहर जाने से रोकता है। इसका नर्वस कंट्रोल होता है। बच्चों में ये कंट्रोल नहीं होता, इसीलिए वो पोटी कर देते हैं कहीं पे भी, बट हम लोगों में, बड़ों में हमारा ये कंट्रोल रहता है। इसलिए हम एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ही अपनी इच्छा के अनुसार इजेशन करते हैं। और सोचो किसी में ये खराब हो जाए, तब खराब है तो क्या है, वही डायपर पहन पहन करके घूमेगा। तो ये है आपके पास डाइजेशन में कुछ चीजें भी और बताऊंगा आपको, इस चीज को समझिए। ये क्या है, इसको हम बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, इधर की तरफ इधर बेटा, ये जो चीज होती है ये वाली, ये हमारे पूर्वजों में बोले तो गाय भैंस घोड़ा गधा ऊंट बकरी बैल जानवर, तो जानवरों में ये हेल्पफुल होती है। क्यों? क्योंकि यहां पर एक एंजाइम निकलता है सेलुलेज। तो सेलुलेज जो एंजाइम होता है ये क्या करता है, आपके पास सेल वॉल को डाइजेस्ट करता है। सेल वॉल आपने पढ़ी होगी, प्लांट सेल वॉल पैक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है, तो उसके डाइजेशन के लिए होता है। हम लोग प्लांट नहीं खाते हैं, हम चारा नहीं खाते, इसलिए हमारे ये किसी काम की नहीं है। लेकिन ये किसी में जब टाइम के साथ में बड़ी हो जाती है तो उसको ये चीज पेन करने लग जाती है। ये अगर बड़ी हो जाएगी तो ये पेन करेगी, और इस डिजीज को हम बोलते हैं अपेंडिसाइटिस, जिससे बहुत तेज दर्द होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां से ऑपरेशन करके इसको काट करके हटा देते हैं। ये होता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का काम। अच्छा, कुछ चीज और समझिए, जो आपके पास हर्बीवोरस होते हैं और कार्निवोरस। हर्बीवोरस में स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होती है, लार्जर स्मॉल इंटेस्टाइन जगह नहीं है। ठीक है, वजह क्या है? वजह यह है कि हर्बीवोरस प्लांट खाते हैं, सो दैट cellulose can be
कैन इजीली डाइजेस्ट। ठीक है, इसीलिए हर्बीवोरस की स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी होती है और कार्निवोरस की स्मॉल इंटेस्टाइन हर्बीवोरस की तुलना में थोड़ी छोटी होती है, कंपैरेटिवली स्मॉल इंटेस्टाइन। क्यों? क्योंकि कार्निवोरस मांस खाते हैं, मांस में खाते हैं प्रोटीन ज्यादा खाते हैं, सेलुलो थोड़ा ना खाते हैं, इसीलिए प्रोटीन तो हमारा कहां तक पच गया था, वो तो हमारा वहीं से पचने लग गया था। सोचो, स्टमक से पचा था, फिर ड्यूडेनम में भी पचा, पैंक्रियाटिक जूस से, फिर पूरी इंटेस्टाइन में पचा, बिकॉज डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इज इजियर, इसलिए ज्यादा लंबी इंटेस्टाइन की आपको जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, और तो कुछ मैंने छोड़ा नहीं है। ठीक है, चलिए, तो एक बार आप एनसीईआरटी के साथ में इस लेक्चर को पूरा देखेंगे और क्या करेंगे, जो मैंने नोट्स दिए हैं वो नोट्स को ढंग से पढ़ेंगे। जिनके पास नोट्स नहीं पहुंचते हैं, जो ऑनलाइन फॉलो कर रहे हैं, वो सिर्फ इस डायग्राम को देख करके नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम शुरू करेंगे रेस्पिरेशन। टेक केयर।